स्टैटिस्टिक्स जानने से पहले आप ये जानो कि अगर हमारे पास कोई भी फैक्ट्स है या नंबर्स गिवन है तो हम उसे, या जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे बोलते हैं डेटा बोलते हैं हम उसे। एंड इस डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, इसकी क्या कलेक्शन रहेगी, आप इसे कलेक्ट कैसे करोगे भाई, पूरी पॉपुलेशन हमारे पास सैंपल ही है तो उनमें से कैसे सैंपल बनाओगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे उस डेटा को, कैसे एनालाइज करोगे, क्या आपको चाहिए उसमें से, फिर इंटरप्रेट कैसे करोगे एंड लास्ट में उस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट या अपनी जो रिक्वायर्ड यील्ड थी वो कैसे फाइंड आउट करोगे। So, statistics refer to study the way and the mean of dealing the numbers, the facts, the numerical information that is known as data, and this art of what collecting the data, organizing the data, analyzing and interpretation of the data. So these arts and competencies are essential for the students for the further citizenship, क्योंकि आगे जब उसको लाइफ में जाके डिफिकल्टी आने वाली है तो उसको कैसे डील करना है इजी वे में, इसको जानने के लिए हमें स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ी है। अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, सेलिगमैन क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कलेक्शन एंड थ्रो अ लाइट एंड स्फेयर ऑफ इंक्वायरी। अब मान लो किसी को कोई इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स ऑफ एडोलेसेंट स्टूडेंट्स के बारे में, कोई करनी है डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी करनी है, उनके बारे में जानना है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले तो वो कैसे उस डाटा को कलेक्ट करेगा कि भाई वो मेल से कलेक्ट कर रहा है, फोन कॉल से कलेक्ट कर रहा है, पर्सनली जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं, गूगल फॉर्म्स बनाए हुए, कैसे करके उनसे डाटा वो ले रहा है। दूसरा, उन्होंने किस चीज के ऊपर लाइट थ्रो करी है, किस चीज के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि हमें एडोलेसेंट बच्चों के साथ बात करनी है तो एडोलेसेंट में भी कि गर्ल्स की बात करनी है बॉयज की बात करनी है, इट विल थ्रो द लाइट्स एंड आफ्टर दैट अगर आपको आपका डाटा इन्फॉर्मेशन पता चल गई है किसकी करनी है, यू विल कलेक्ट द डाटा, यू विल क्लासिफाई द डाटा की क्लासिफिकेशन में कि भाई ये एवरेज बच्चा है, ये आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ये एवरेज बच्चा है, ये डल बच्चा है, ये क्रिएटिव बच्चा है, फिर उसे कैसे प्रेजेंट करोगे भैया, टेबुलर फॉर्म में करोगे, पाई चार्ट की फॉर्म में करोगे, बार ग्राफ की फॉर्म में करोगे, थ्योरेटिकली लिख के करोगे, फिर उन्हें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा काम कर पाते हैं, कैसे काम होता है, फिर उन्हें इंटरप्रेट करना है, तो यही हमारे कलेक्टिवली क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक्स। सो वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक इज अ साइंस ऑफ what science of dealing with the number, science dealing with the method of collection, method of classifying, method of analyzing, method of interpretation of data and throwing some light on the specific kind of inquiry. Next, according to A.L. Bolle, इनका क्या कहना है, स्टेटिस्टिक में called as the science of counting, काउंटिंग इन नंबरेशन एंड एस्पेक्ट, कि कैसे गिनतियां करोगे आप, ये इन नंबरेशन करना ही स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक में रिसेंट राइटली भी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एवरेज, जिसमें आप जो संख्या की है उनका औसत निकालते हो वो भी स्टैटिस्टिक है। एट अनदर प्लेस स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजर कैसे करना है सोशल ऑर्गेनिज्म एंड रिगार्डिंग टू द मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब वो क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक, कलेक्शन मैंने अभी कहा, कलेक्शन का मतलब है आपको डाटा कैसे कलेक्ट करना है, इसके टूल्स मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू करना है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू करना है, या ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को, सेकेंडरी डाटा को अपने पास ले लेना है। क्लासिफाइंग एंड प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप कौन सी जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइक चीजें हैं उन्हें एक कैटेगरी में रखेंगे एंड अदर कैटेगरीज की मतलब अदर लाइक चीजें हम एक दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। प्रेजेंटेशन पे भी मैंने आपको बात की कि यू विल try to give you the theoretical presentation, the vertical in the form of tabular form, और पाई चार्ट बार ग्राफ कैसे दोगे, टेबुलेशन कैसे बनाओगे, एनालिसिस क्या चाहिए आपको क्या करोगे, और उसके बाद व्याख्या कैसे करेंगे हम उस डाटा की, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूसेज ऑफ स्टैटिस्टिक इन डेली लाइफ। अब हम जानेंगे कि हमारी डेली लाइफ में हमारी स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे यूज होती है। फर्स्ट इज पॉलिसी प्लानिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान एनी पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है तो पहले वो देखते हैं कि ऑलरेडी डाटा हमारे पास क्या है। मान लो अगर लिटरेसी के ऊपर बनना है तो ऑलरेडी कितने लिटरेट हैं, उसमें से हमें ये पता चलना है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, जो ऐसे बच्चे हैं विच आर विलिंग टू गो टू द स्कूल एंड विच आर एट द एज ऑफ गोइंग टू द स्कूल। फिर पॉलिसी बनाने के लिए क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, उनके बारे में जितनी भी प्लानिंग करते हैं वो हमारी स्टैटिस्टिक की हेल्प से ही होती है। बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस, बिहेवियरल क्योंकि हमें डाटा हमारे पास दो टाइप से होता है, या तो क्वालिटेटिव टाइप से होता है या क्वांटिटेटिव टाइप से होता है। क्वालिटेटिव टाइप्स का मतलब अगर मैं कलर की बात करूं, कास्ट की बात करूं, रिलीजन की बात करूं तो ये मेरे क्वालिटेटिव में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव की बात करूं कि कोई कैसी कैटेगरी से है,
मतलब लोअर क्लास से है तो मुझे बताना पड़ेगा लोअर क्लास से है तो उसकी सैलरी या उसका मंथली उसकी इनकम कितनी रहेगी, या अपर क्लास से है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बिहेवियर को जताते हैं और सोशल साइंसली मतलब हम सोसाइटी के साथ भी जुड़ते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में जब भी पॉलिसी मेकिंग होती है वहां पे यूज होता है। एजुकेशन में बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, वहां पे स्टैटिस्टिक यूज होता है। बच्चों को कैसे इंटरप्रेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी पे। तो एजुकेशन की क्या जीडीपी रहेगी, कैसे एजुकेशन की इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट क्राइटेरिया रहेगा, हम यहाँ पे अपनी स्टेटिस्टिक्स को एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। उसके बाद है कॉमर्स एंड अकाउंट। कॉमर्स अकाउंट में तो बहुत सिंपल है कि आपको कोई भी कैसा मेथड यूज करना है किसी चीज को चूज करने के लिए। देन स्टेटिस्टिक्स के टूल्स या टेक्निक कैसे रहेगी, जैसे ये हमें पता है पाई चार्ट है, ये हमारे पास ग्राफ है। फिर इसके बाद इसकी इनसाइट के बारे में जानना कि इसकी एनालिसिस जान सके और डाटा को इंटरप्रेट कर सके एंड जितनी भी अवेलेबल चीजें हैं उनका प्रयोग करके हम मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिक डाटा यूज करते हैं। मान लो अब देखो प्लांट इतने बड़े बड़े हैं तो यहाँ पे वर्कर भी ज्यादा होंगे। मशीन्स को कैसे कंट्रोल करना है, जो भी यील्ड आ रही है उसको कैसे रखना है, पैकिंग कैसे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, इसमें हमारी स्टेटिस्टिक डायरेक्ट यूज होती है। नेक्स्ट है प्योर साइंसेज एंड मैथमेटिक्स। प्योर साइंसेज में लाइक अगर प्योर मैथमेटिक्स की बात करूं तो वहां तो स्टेटिस्टिक मेनली यूज ही हो रही है, डाटा को टेबल फॉर्म में रखते हैं हम, कंप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में वैसे मैथमेटिक्स जो हमारी जिनकी एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में है। स्टेटिस्टिक नॉर्मली यही बात कर रहे हैं हम, डाटा ऑफ साइंस। मैंने अभी कहा था कि आपके पास पूरी पॉपुलेशन ही डाटा है, बट आपको किस चीज पे हिट करना है उसके बारे में जानना। और कॉम्प्यूटेशनल क्या है, कॉम्प्यूटेशनल मतलब आप कहाँ पे उन चीजों को कंप्यूट कर सकते हो, कहाँ पे उस चीजों का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो स्किल का, अब मशीन लैंग्वेज को कैसे एल्गोरिथम में यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए काम आता है, प्रोग्रामिंग स्किल में काम आता है, बिग डाटा टेक्नोलॉजी जैसे भी बनानी है उनमें भी हमारे स्टेटिस्टिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारी थ्योरेटिकल रिसर्चेस। थ्योरेटिकल रिसर्चेस का मतलब है जैसे कोई भी रिसर्च हो रही है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अ रिसर्चर हैव टू फाइंड आउट द difference between the working and non-working mother of a child, of an adolescent child, they may be girls or they may be boy। तो उनके बारे में कुछ जानना है तो थ्योरेटिकल जो रिसर्च रही है उसको भी कॉम्प्यूटेशन कैसे करोगे आप, प्रयोग में या उपयोग में कैसे लाओगे प्रायोगिक कार्य में, उसके बारे में भी हमारे स्टेटिस्टिक्स हमें क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो रिलेटेड विद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब हमारी देश की जो आर्थिक स्थितियां है या आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जो डील करे। लाइक आपको कोई फाइनेंसिस के बारे में जानना है, आपने कितना अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे मिलेगा, ब्याज की दर आपकी क्या रहेंगी, या अगर आप कोई एफडी करा रहे हो या आपने लोन लिया है तो वो आपके डाटा को कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज टोटली रिलेटेड विद द स्टेटिस्टिक्स। एंड अगर मैं बात करूं बैंकिंग की तो मनी ट्रांसफर हो गया, वर्चुअल बैंक्स हैं, एक सीधा नंबर गूगल पे पेटीएम हम सब यूज करते हैं, वो कैसे काम कर पा रहा है और उनकी यूसेज बढ़ी है घटी है, इन सब का भी जानकारी रखना हम स्टेटिस्टिक के हेल्प से ही कर पाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास होते हैं कि भाई करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उनके अंदर लोग कितने हैं, किस प्रकार की कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानना हमारी स्टेटिस्टिक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब आते हैं फंक्शन। डेफिनेटनेस होती है कि आप प्रिसाइज आंसर तक पहुंचोगे। प्रिसाइज का मतलब है कि अगर आपको मैंने कोई डाटा दे दिया और आपसे पूछा कि एट लास्ट इस डाटा का क्या होगा, तो अगर आप उसे एक अच्छी कंप्राइज फॉर्म में रख लेते हो ना, तो आप उसका अच्छे से ये भी बता सकते हो कि आगे इसकी डेफिनेटनेस क्या होगी या कौन सी चीजें बिल्कुल प्रिसाइजली आप एक्यूरेटली बता देते हो। अब इसमें क्या है, देखो अगर हम छोटे बच्चे थे ना तब आपने पढ़ा भी होगा स्टैटिस्टिक चैप्टर्स के अंदर, वहां पे ना ऐसे दे दिया जाता था दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे ना बार बार रिपीट करके नंबर लिखे होते थे, हम फिर उसके बाद ना टैली मार्क्स बना रहे होते थे। तो अगर आपको एक ऐसा डाटा मिला है तो इससे डील करना काफी मुश्किल है कि मैं ये बताऊं किस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, किस बच्चे ने कितने गेन किए हैं। बट अगर मैं टैली मार्क्स से बता लूं तो मुझे पता चल जाएगा 3 नंबर के 5 बच्चे हैं, 5 नंबर के 2 बच्चे हैं। तो स्टैटिस्टिक जो है पूरी प्रिसीजन को बताती है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करने का मतलब जब आपके पास इतनी सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है तो आप उसे कंडेंस करके एक छोटे कंप्राइज फॉर्म में लिख सकते हो। कंपैरिजन, दो से ज्यादा वस्तुओं का कंपैरिजन बहुत इजीली होता है। हम जितने भी एग्जाम देने जाते हैं वहां पे ऐसे टेबल में ना बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि 2011 में किसी व्हीकल की प्राइस रेट इतनी थी, इनके पास इतना प्रॉफिट गेन हुआ, 2022 में आप प्रेडिक्ट करके बता दो, तो वो प्रेडिक्शन के अंदर आ जाएंगे। कंपैरिजन का मतलब आप जो भी है
दो चीजों का कंपेयर कर सकते हो, हाइपोथेसिस बना सकते हैं। जब हम डाटा को रीड कर लेंगे तो हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर दैट कार द प्रोडक्शन ऑफ द कार विल बी इंक्रीज्ड। सो हाइपोथेसिस बना सकते हैं और उसी हाइपोथेसिस के ऊपर जब आप देखते हो कि चीजें सत्य स्थापित हो रही हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, एंड यही भविष्यवाणियां आगे जाके आपकी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेंगी। तो हमें प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म सीखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी कर लेते हैं, कंपैरिजन सीख रहे हैं, हेल्पफुल है डाटा एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोकास्टिंग के लिए, प्रोकास्टिनेशन के लिए हेल्पफुल है, भविष्यवाणी के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, सॉरी। इसके बाद है इनलार्ज ह्यूमन नॉलेज, जो ह्यूमन नॉलेज उसको बढ़ावा देती है, मेजरिंग इफेक्ट्स को मेजर करने में हेल्प करती है और मैग्नीट्यूड किसी प्रॉब्लम का निकालने में भी हेल्प करती है। तो स्टेटिस्टिक की बात करूं तो हमारे पास बैंकिंग, शॉपिंग, डे टू डे लाइफ, पॉलिसी मेकिंग, प्रेजेंटेशन में, टेबुलेशन में, इन जगह पे हमारी जो बैंकिंग में स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टली यूज हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्किल ओरिएंटेशन में। So we can note down कि because of statistics our life will be very easy by usage of statistics, and अगर आप इन्हें करते हो तो आप इसके लिए predict कर सकते हो with a logical। के अंदर हमने statistics को जाना, क्या फायदे हैं, डेली लाइफ में क्या यूज होती हैं और कैसे आप कंप्राइज कर सकते हो। तो इसमें हम एप्लीकेशन जानेंगे कि अब तक हमने जो थ्योरेटिकल सीखा उसे कहाँ अप्लाई कर रही हैं। फर्स्ट है हमारा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन जिसे हम कलेक्ट करते हैं टू मेक और टू प्रोसेस आउट दैट इन्फॉर्मेशन। किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उस पर प्रक्रिया लगाने के लिए आप कलेक्शन करते हो। तो कलेक्शन भी 3 प्रकार से होती है, या तो प्राइमरी रूप से करते हैं या इंटरनल रिकॉर्ड मिल जाते हैं, या फिर सेकेंडरी चीजें जो होती हैं वैसे हम कलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट है सेकेंडरी रिकॉर्ड। सेकेंडरी रिकॉर्ड में क्या है? When an investigator uses the data which already been recorded। यहाँ पे जो हमारा रिसर्चर है या हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना डाटा खुद से कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपना डाटा कहाँ से ले रहा है? किसी ऐसे रिसोर्स से ले रहा है जहाँ पे ऑलरेडी डाटा गिवन है। जैसे जर्नल हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकते हैं, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो अपना डाटा शेयर कर देते हैं और जिन्हें हम एज इट इज यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? वो सोर्सेज जैसे अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, एक इंस्टीट्यूशन में हूँ, वहाँ पे मेरे पास बच्चों के 10th की मार्कशीट भी है, 12th की मार्कशीट भी है, मतलब बायोडाटा है, नाम क्या है, एज क्या है, कितने % मार्क्स उनके आए हैं, आधार कार्ड का क्या नंबर है, फादर का क्या नेम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल सोर्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन, किसी बिजनेस, प्रोफेशन, फाइनेंस या प्रोडक्शन ने जिन्होंने अपना डाटा सेव करके रखा हुआ है, वो डाटा शेयर कर देते हैं हमारे इन्वेस्टिगेटर के साथ। इसके बाद आते हैं प्राइमरी स्रोत। प्राइमरी स्रोत होते हैं यहाँ पे रिसर्चर को खुद जाना है मार्केट में, खुद जाके पॉपुलेशन को छांटना है और पॉपुलेशन में से अपना डाटा स्वयं से कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये चीजें तब होती हैं जब ना तो सेकेंडरी डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड हो और ना ही हमारे पास कोई ऐसा इंटरनल डाटा है जो हमें चाहिए होता है। तब हम प्राइमरी रिपोर्ट पे प्राइमरी लेवल पे जाके अपने आप ही डाटा की कलेक्शन करते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? हमें अगर मैं नॉर्मली बात करती हूँ तो क्लासिफिकेशन होता है अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं और चीजों को एक साथ रख देते हैं इन अ सीक्वेंस, तो वो उसका क्लासिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पे क्या बात है, हमारे पास क्लासिफिकेशन में हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी और स्कोर्स आ जाएगा जो भी हमारा कलेक्टेड डाटा था उसके रिगार्डिंग, और हम यहाँ पे डाटा को अरेंजमेंट करते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है कंडेंस फॉर्म में सबसे पहला जो है हम किस में करते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं कहूँ राम गेट 16 मार्क्स इन यूनिट टेस्ट ऑफ मैथ्स, राम गेट 18 मार्क्स इन हिंदी, और ऐसे ही मैं यहाँ बस इतना लिख दूं हिंदी, यहाँ पे मार्क्स डाल दूं, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दूं और यहाँ लिख दूं 16, यहाँ लिख दूं 18, तो देखो कितना कंप्राइज हो गया है, कंडेंस हो गया है वो डाटा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एफिनिटीज एंड डाइवर्सिटी। एफिनिटीज होती है जब हम कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करते हैं, किसी चीज की समानताएं जानते हैं और इक्वालिटी जानने की कोशिश करते हैं, और डाइवर्सिटी होती है जब हम उसी चीज के डिफरेंट पहलुओं को देखते हैं कि क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उस चीज को पूरी क्वालिटी दे रही है। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग कंपैरिजंस। इफ वी हैव 2 और मोर थिंग्स, तो हम उनमें कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी उनमें सिमिलैरिटी है या कितने डिफरेंसेस हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ डाटा फॉर्म, एंड क्वांटिटेटिव होते हैं जिन्हें आप डाटा फॉर्म में कर सकते हो। क्वालिटेटिव में जैसे आ जाएगा हमारा कलर, ठीक है,
कलर आ जाएगा, ऑनेस्टी आ जाएगी, ये सारी हमारी क्वालिटेटिव है जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते हो। मैं कहूँ कि मैं 100% ऑनेस्ट हूँ, तो ये क्या है, ऐसा हमने रिकॉर्ड थोड़ी ना किया, हमने कोई पैरामीटर नहीं हमें जिसे नाप सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी हाइट इतनी है तो दैट इज माय क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, एंड मैंने जैसे कहा कि आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो ये मेरा क्वालिटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी है आप उन्हें अलग अलग फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो वो बार ग्राफ कहलाता है विद द सम सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। अगर वो हमारे ग्रुप्ड हैं तो वो हिस्टोग्राम में लिखाए जाते हैं, पाई चार्ट होता है, ऐसे ही हिस्टोग्राम्स भी होते हैं हमारे पास। सो अगर क्लियर पिक्चर हमें बनानी है स्कोर्स की और रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ केसेस है जिसमें हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे कि हम अपने डाटा की स्टेटिस्टिक्स को कैसे डिवीजन दे सकते हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी विद अनग्रुप्ड डाटा। जब आपके पास डाटा ग्रुप में नहीं है, जैसे ग्रुप डाटा में हो जाएगा 10 to 20, 0 to 10, 20 to 30, दिस वन इज अ ग्रुप डाटा जहां पे आपके पास दो लिमिट्स आ रही हैं। यहाँ पे अनग्रुप्ड है, जैसे मैंने कहा 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 4 है, 2 के लिए 3 है, सो दिस वन इज अ अनग्रुप्ड डाटा। एंड ग्रुप्ड डाटा में आ जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। यहाँ पे आपने टैली मार्क्स लिख दिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दिए, तो विड्थ क्या हो जाएगी 0 to 10, दैट मीन्स 10 इज द विड्थ ऑफ आर एज ग्रुप और आर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की जो क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गई दैट बेसिस ऑन द लोकेलिटी ऑफ द पीपल, या वो जहाँ पे रहते हैं उनके ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। जैसे मैं वीट प्रोडक्शन की बात करने लग जाऊं, मैं कंपैरिजन करूं कि हरियाणा में कितना वीट प्रोडक्शन होता है, पंजाब में कितना होता है, यूपी में कितना होता है, तो दिस टाइप ऑफ डाटा इज टोटली डिपेंड ऑन द ज्योग्राफी ऑफ दैट लोकेशन, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल डाटा। जैसे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कोई भी हम कंपोनेंट ले सकते हैं और अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं कि ये वर्ल्ड है, ये यूरोप है, ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है, नॉर्थ, इनमें कैसे वो डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है या क्या कितने परसेंट वो डाटा पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल में है क्रोनो मतलब काल से डिपेंडेंस चली आ रही है कि 2001 में क्या पॉपुलेशन थी, 2011 में क्या हुई, 2022 10 साल बाद, सॉरी 2021 में कितनी होगी, 2031 में कितनी होगी। ऐसे ही जब हम किसी चीज को टाइम पीरियड के ऊपर जान रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। और रिवर्स ऑर्डर भी यूज किया जा सकता है अगर हमें डेवलपमेंट देखनी है ऑन रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने अभी बात करी 1951 में कितनी थी, करोड़ में बात हो रही है, 61 में, 71 में, 81 में और 1991 में। तो ये क्रोनोलॉजी है, मैंने समय के साथ चली हूँ, हर 10 ईयर्स में, हर डिकेड्स में हमने वो रिकॉर्डिंग की है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन विच इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन या क्वालिटी ऑफ दैट डाटा, लाइक कलर ऑफ द हेयर, लिटरेसी, रिलीजन, ये सारी चीजें जिसे आप मार्क नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने ऑनेस्टी बोला, ट्रूथफुलनेस बोला, सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। लाइक दिस इज द पॉपुलेशन, ये अर्बन है, ये विलेज के, यहाँ पे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो ये क्लासिफिकेशन मेरी कैसी हो जाएगी, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट आती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इन विच द कैरेक्टरिस्टिक टोटली डिपेंड ऑन द न्यूमेरिक फिगर, जिसके ऊपर हमारी पूरी क्लासिफिकेशन किसी न्यूमेरिक फिगर पे डिपेंड करती है, वो मेरी क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव हो जाती है। जैसे वेट हो गया और कितने बच्चों का, तो ये सब बता दिया, तो ये मेरी कैसी क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने ज्योग्राफिकल पढ़ा, क्रोनोलॉजिकल पढ़ा, क्वालिटेटिव पढ़ा, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के दो पार्ट है, सिंपल क्लासिफिकेशन जैसे एज, जेंडर, इनके बारे में जान ले। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होते हैं जिसके अंदर और फोल्ड भी है। मान लो मैंने फीमेल की बात करी तो उसके अंदर मुझे और भी क्लासिफिकेशन देखनी है कि दैट इज वर्किंग और नॉन वर्किंग, तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन मैनीफोल्ड कहलाती है। नेक्स्ट आता है टेबुलेशन। किसी चीज को समराइज या कंसाइज या प्रिसाइज करने के लिए जो भी हम फॉर्मेट यूज करते हैं इन द टेबल फॉर्म which is made up of the horizontal and vertical columns, that is known as tabulation. So a table is a systematic arrangement of statistical data in the column and row, जिसके अंदर आपके पास रो हो और कॉलम हो, उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन हमारी टेबल कहलाती है। रो आर हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल ये है, ये रो है, एंड कॉलम्स आर वर्टिकल। सो पार्ट्स ऑफ टेबल क्या हो जाएंगे, सबसे पहला है टेबल नंबर। जैसे मान लो मैंने ये टेबल बना दिया यहाँ पे, तो मैं उसे, अगर मैं थर्ड यूनिट की बात कर रही हूँ तो मैंने इसे नाम दे दिया 3.6.1, क्योंकि 6 चैप्टर है हमारा। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर टेबल बना दी मैंने तो 3.6.3, ऐसे टेबल का नंबर देना है। टाइटल ऑफ द टेबल, क्यों टेबल बनी है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो बतानी है। कैप्शन भी डाल सकते हो आप कि उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हमें एलैबोरेट करके डाल दे।
स्टब्स होते हैं, स्टब्स क्या होते हैं, जो हमारे रो और कॉलम है ना उनकी भी डिस्क्रिप्शन साइड में लिखी हो तो वो मेरी स्टब कहलाएगी। दैट इज नॉट द हेडिंग, दिस इज द स्टब जिसमें आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और दे रहे हो। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल में पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपकी क्या प्रेजेंटेशन आपने दी है। हेड नोट होता है, अगर आपको कोई भी नोट करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख दो ऊपर, टेबल के ऊपर, तो वो हेड नोट कहलाता है। ऐसे ही जो नीचे लिखा जाता है वो फुट नोट कहलाता है। जैसे ये मेरा फुटर है, ट्यूटर्स थ्योरी बाय अनामिका दहिया, दिस इज नोन एज द फुटर। आप ये लोगो लगाया उसे मैं हेड नोट भी बोल सकती हूँ अपना, ठीक है। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ टेबल। यहाँ पे टेबल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ये सब हेडिंग्स हैं, कैप्शंस हैं। स्टब एंट्रीज यहाँ पे आ जाएगी, ये पूरी मेन बॉडी है, ये सोर्स नोट और ये फुट नोट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपके पास डाटा क्लियर फॉर्म में हो तो उसे डिस्प्ले कैसे करना है या फिर प्लॉट कैसे करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस के अंदर। सो वी कैन से दैट ग्राफ इज क्रिएटेड ऑन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक्स एंड वाई पे बनाया जाता है, ऑन विच अप्रोप्रिएट स्केल्स आर इंडिकेटेड, जिसके ऊपर अप्रोप्रिएट स्केल्स इंडिकेट करे गए हों। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायग्राम, बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, पाई ग्राफ, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस वन इज द बार ग्राफ, जिसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो और रेक्टेंगुलर लाइन हो, और रेक्टेंगुलर लाइन भी हमारे पास किसी सेम डिस्टेंस से बाइफरकेट की जाती हो तो आप उसे बार ग्राफ बोलोगे, बार डायग्राम बोलोगे। नेक्स्ट आते हैं सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड का मतलब यहाँ पे भी डिवीजन हो रखी है कि इतने लोगों ने क्या खाया है, इतने ने फिर क्या खाया है, प्रोडक्शन कैसे हुई है, ये हमारा सब डिवाइडेड हो जाएगा। मल्टीपल, जब हम एक ग्राफ की जगह, हम जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3 चीजों की बात करी मैंने, 2003, 2004 और 2005 में है, तो मेरा ये बार ग्राफ ही है। बार ग्राफ एक डिस्टेंस से है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है मेरे पास, सॉरी वर्टिकल रेक्टेंगुलर लाइन भी है, बट हम एक ही साथ कई इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। इसके बाद पाईग्राम। पाई डायग्राम क्या हो जाएगा, जिसमें हम सारे एंगल्स को, जहाँ सारी इंफॉर्मेशन को 360 डिग्री से में डिवाइड करके नोट कर लेते हैं, वो पाई डायग्राम होता है। इसके बाद हमारे पास पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम्स में क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज को पिक्चर फॉर्म उसकी शो कर देते हो डाटा को शो करने के लिए, दैट इज नोन एज पिक्टोग्राम। ये टेक्निक्स हमारे डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड है। एंड मीन इज क्वाइट रिप्रेजेंटेबल ऑफ एवरेज, जो हमारे वर्ड से निकला है लेमैन, विच मीन्स द कॉमन वन। तो यहाँ पे हमें जो भी कॉमन कंसेप्ट है सबके बीच का वो निकालना है। सो इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे करते हैं हम, सारी जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम मीन निकाल देते हैं। अब हमारे पास मीन भी जो 2 टाइप से है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप्ड में भी 2 मेथड है हमारे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन दे दी गई है, लाइक ये दिया है 4487, 4493, 4502, 4446, 4475, 4492, I will add all the entries and divided by how many entries are there, 2, 4, 6, 8 and 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये मीन मेरा निकल रहा है डायरेक्ट मेथड से। अब इसके बाद ये भी यही है, मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मुझे यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरा अनग्रुप्ड डाटा का है मीन निकालना। अब इसके बाद है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मैं कोई भी एक डी वैल्यू मान लेती हूँ, डेविएशन वैल्यू मैं मान लूंगी। डेविएशन वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो गई, सॉरी ये वाली, और मैंने अपना डेविएशन मान लिया है इस पे कितना रहेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए कितना है मेरा 4460 प्लस मेरे पास क्या आ रहा है d समीशन ऑफ d कितना आ रहा है मेरे पास, ये डेविएशन के बाद एंड देन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है, दिस वन इज फॉर द अनग्रुप्ड आल्सो। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, तो देयर इज आल्सो अ 2 काइंड ऑफ मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी आप ध्यान रखना कि हमारे पास ये होता है, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम। मीन क्या होता है हमारा, सबकी टोटल एंट्रीज की जो भी कॉमन है वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी होती है, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होती है। अब ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं। ग्रुप का मतलब मेरे पास ऐसे आ रहे हैं 200 से 400, 400 से 600, तो मैं यहाँ पे अपनी क्लासिफिकेशन लिख लेती हूँ। यहाँ पे इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट मेरा 300 आ गया, कितनी फ्रीक्वेंसीज थी वो मैंने उसके सामने लिख दी, सबको मल्टीप्लाई करके मेरी f इंटू एक्स निकल गया। एफ एक्स निकलने के बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड है, वही आर्बिट्रेरी वैल्यू मान लेनी है। यहाँ पे आई इज द साइज ऑफ द क्लास एंड नाउ फाइंड द वैल्यू d इज इक्वल टू x माइनस a बाय i। तो यहाँ मैंने मिड पॉइंट लिखा,
और मिड पॉइंट में एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मान ली है मैंने ए, ठीक है। ए निकालने के बाद ये मेरी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने क्या किया था, इसमें से ये माइनस कर दिया है अनडिवाइडेड बाय जितना मेरा गैप था। सो 200 का था तो यहाँ पे कितना हो गया, यस x माइनस ए 300 में से कितने गए 900, कितना आ गया मेरे पास x माइनस ए, सॉरी हाँ x माइनस ए 300 में से 900 गए, मेरे पास आ गए 600 डिवाइडेड बाय जितने की क्लास थी, तो 200 से मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर माइनस में गया तो -3, ऐसे -2 -1 0 +1 +2 +3। हमने फिर भी एफ डी ही करना है, फ्रीक्वेंसी से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना, देन वी हैव टू फाइंड आउट द समेशन, आर्बिट्रेरी वैल्यू को ऐड कर दो, देन डिवाइडेड बाय एफ डी, वही टोटल इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाई बाय हमारा जितना भी क्लासेस थी। मेरिट्स क्या है, फर्स्ट एडवांटेजेस यही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और डाटा जो है इवन सेट में ही रहता है, क्लियर है, प्रिसाइज है, यूजफुल है फर्दर स्टैटिस्टिक के लिए और कंपैरिजन करने के लिए। एंड वन मेजर लिमिटेशन इज अरिथमेटिक मीन इज दैट कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर द ओपन एंडेड क्लासेस। अगर हमारे पास ओपन एंडेड क्लासेस है, अगर उसका सेम डाटा या सही डाटा नहीं मिल रहा है तो ये उसके लिए क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, द मिडल वन, द मोस्ट मिडल वन वैल्यू इज नोन एज आर मीडियन। सो इट डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दो पार्ट में, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है, अपर और लोअर मान लो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी वर्टिकली है। एंड सिंस क्लियरली डोनेट्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एरे, अगर हम एरे में अरेंज कर दे तो हमारी जो मिडल वैल्यू निकलेगी वो मेरी मीडियन निकलेगी। मीडियन को कैसे निकाला जाता है, अनग्रुप्ड की ही बात कर रही हूँ पहले। सबसे पहले है n1, जितना भी मेरे पास नंबर ऑफ एंट्रीज रहेंगी +1 डिवाइडेड बाय 2, इफ n इज ओड, तो साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगा n/2, अगर n कैसा हो जाएगा हमारा इवन, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा मेरा ओड के लिए n+1/2, और मीडियन अगर सम है, सम निकालना है हमें n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 इवन नंबर। अगर मेरे पास ये सीरियल नंबर मैंने ले लिया, वेजेस 7 वर्कर्स को ये मिल रहे हैं, तो मुझे मिडल वन क्या दिख रही है ये, क्योंकि इतने ऊपर रह गए हैं और इतने ही तीन फ्रीक्वेंसी ऊपर रह गई हैं और 3 वेजेस नीचे रह गए हैं, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे आप, 7 + 1, 7 एंट्रीज थी, मैंने बताया था ओड की कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2 इज इक्वल टू 4, तो फोर्थ टर्म मेरी मीडियन हो जाएगी। देन आती है हमारी कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। सो यहाँ पे एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, n/2 n वही हो जाएंगे हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड पीसीएफ प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब उससे पीछे की क्यूमुलेटिव होती है, पीछे की फ्रीक्वेंसीज को हमें जोड़ते हुए चलना है। लाइक अगर एक फ्रीक्वेंसी 1 2 ऐसे दे रखी है, तो मेरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो निकलेगी 1 2, इनको जोड़ो 6, ऐसे अगर 4 हो तो यहाँ पे 10 आएगी। क्लियर है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड i इज द इंटरवल ऑफ द मीडियन। तो हमने ये देखा, एजेस दे रखे हैं, मैंने अपने एजेस को क्लासिफिकेशन की टर्म में लिख लिया, इसके बाद मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी लिख ली, एंड फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको सिखाया है कि कैसे निकालनी है, वी हैव टू सम द f। सो कितनी थी मेरे पास 1500 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरी 750th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, कि अगर 750th ऑब्जर्वेशन पे रहेगा तो किसके पास में है, बिल्कुल ये वाली फ्रीक्वेंसी के पास है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 30 + 750 - प्रीसीडिंग को माइनस कर देना, अभी फॉर्मूले में बताया था मैंने, डिवाइडेड बाय 260, दैट इज नोन एज उस टर्म की मेरी फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास जो आंसर निकल जाएगा वो मेरा मीडियन निकल जाएगा। ओके, इसके बाद मेरिट्स क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। मीडियन इज अ बेटर मेजरमेंट एंड टेक्निक वेयर वेरी स्मॉल एंड लार्ज आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाना है, वहां पे निकालने के काम आता है। अब आता है मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो वो ही मेरा मोड कहलाएगा। लाइक अगर मुझे गिवन है 5 6 ऐसा कुछ भी डाटा गिवन है और इसकी टेलीमार्क्स जो है 8 है, इसके टेलीमार्क्स 10 है, तो यही मेरा मोड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अनग्रुप्ड में क्या रहेगा, अनग्रुप्ड जैसे ये गिवन है, आपको ग्रुप कर लो, इसके टेलीमार्क्स बना लो, 12 के कितने 5, 20 के कितने 8, 24 के 13 और 29 का कितना है 4, तो मेरा मोड बिल्कुल डायरेक्ट निकल रहा है 24। अगर मुझे ग्रुप्ड डाटा का करना हो, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, m0 इज इक्वल टू l, l इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस, f1 इज द क्या हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये प्रीसीडिंग की हो जाएगी, f2 मेरी सक्सीडिंग की हो जाएगी, इनटू i। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आप जरूर से कहूंगी कि मैं एक एक एग्जांपल करा रही हूँ, आप अपनी मैथ्स की बुक खोलोगे तो उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो l, अच्छा सुनो, फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू 100 कंपनीज का गिवन है, जैसे बिलो 60 62 62 ऐसे हमें दे रखा है, ये मेरी नंबर ऑफ कंपनीज दे रखी है। अब मुझे मोड निकालना है, मोड निकालने के लिए सबसे पहले देखो कौन सा सबसे ज्यादा रिपीटेड है, 30 वाला ना,
30 वाला रिपीटेड है, इसके लिए मैं क्या करूं, लोअर लिमिट लिखो 64 प्लस F1, F1 मुझे क्या गिवन है 30, प्रीसीडिंग क्या है इसकी 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 मॉडल क्लास माइनस उसकी प्रीसीडिंग माइनस उसकी सक्सीडिंग जो 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 64 प्लस ये बचा 5, ये बचा 60 माइनस के 25 माइनस के 10 इज इक्वल टू 64 प्लस कितना हो गया, टोटल करोगे तो आप 64 प्लस 10 बाय 25, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 64.4 सेल्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, डाटा आपको गिवन भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में आएंगी, बट इफ अगर ऐसा आ सकता है तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपके कोई भी नंबर नहीं कट कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान होना चाहिए। मेरिट क्या है, रेडली कॉम्प्रीहेंसिव है, कॉम्प्रीहेंसिव है थोड़ा और कंप्यूट करना पड़ता है, एक्सट्रीम वैल्यूज पे नहीं आप जाओगे। एक्सट्रीम मतलब मुझे नहीं पता आगे क्या थी पीछे क्या थी, मुझे तो अपने मॉडल क्लास की वैकेंसी फ्रीक्वेंसीज देखनी है और मॉडल क्लास देखनी है। इजिली इवन ओपन एंडेड क्लासेस पे भी ये कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि हमें अपना मोड देखना है जो ज्यादा रिपीटेड है और मुझे उसी की फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग देख के मैं उसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इट इज क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू मीडियन। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. If you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.